morning viewers, welcome to the fourth episode of Park Plus Pit Stop. This time around हमारे पास बहुत interesting guest है. He's a auto journalist. The conversation is going to be around the questions. हमने काफ़ी सारे questions आप लोगों के उठाए हैं from Instagram and our YouTube channel. Hi Rahul. Hi. Welcome to the show. Thank you. So Rahul, before we begin, आप थोड़ा सा अपना background देंगे कैसे auto journalist कैसे बने? And I think you're very young, right? You're 26. So कैसे start करा? क्यों start करा? तो ये स्टार्ट हुआ था गाड़ियों के शौक के साथ. जैसे ही लाइसेंस बना तो मैं टेस्ट ड्राइव करने जाता था गाड़ियाँ और 1-2 किलोमीटर चलवा के वो भगा देते थे. तो वो कीड़ा शांत नहीं हुआ तो ऑटो जर्नलिस्ट बन गए. When you say कीड़ा मतलब टेस्ट ड्राइव ऐसे ही मस्ती के लिए यंग ब्लड की नहीं मतलब सारी जो भी व्हीकल्स आती हैं वो चलाने का वो था कि सारी चलानी है, कुछ नहीं छोड़ना है. अच्छा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग्जरी कार चलानी है या कुछ. ऑल्टो भी चलाता हूँ तो सेम खुशी मिलती है. अच्छा. और कितना टाइम हो गया मतलब आप ऑटो जर्नलिस्ट 5 साल से ऊपर. 5 साल से गाड़ियाँ रिव्यू कर रहे हो. और पहली कौन सी गाड़ी थी जो सबसे पहली जो चलाई थी? सबसे पहली तो अपनी ही चलाई थी, होंडा सिटी होती थी, उस पर गाड़ी चलाना सीखा था. और मीडिया से मेरे पास पहली कार आई थी टाटा हैरियर. तो 5 साल में गुड बैड अगली व्हाट वाज दैट वन जहाँ पे आपको पता लगा कि मुझे ऑटो जर्नलिस्ट ही बनना है? एक्चुअली मेन पर्क तो यही है कि मल्टीपल गाड़ियाँ चलाने को मिलती हैं. और लॉस की बात करें तो लॉस ये है कि खर्चा बहुत होता है. क्योंकि आप खुद चाहे एक सस्ती गाड़ी चला रहे हो, सस्ती गाड़ी अफोर्ड कर रहे हो, बट हर तरह की गाड़ी चलानी है, हर तरह की एवरेज आपको देखनी है, तो खर्चा काफ़ी हो जाता है टेस्टिंग वगैरह में. तो वो थोड़ा सा बैड पार्ट है, बाकी एंजॉय कर रहा हूँ. एज अ जर्नलिस्ट मतलब एज अ करियर ऑप्शन इट्स अ ग्रेट ऑप्शन या फिर स्ट्रगल है थोड़ा सा? ग्रेट तो नहीं है, भीड़ बहुत हो गई है और एंट्री बैरियर भी बढ़ गए हैं. मेरे टाइम पे इतने ज़्यादा नहीं थे. अब इजीली गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, पहले मिल जाया करती थी. मेरे से पहले और इजी था ये. तो जब आप कह रहे हो भीड़, तो मतलब आजकल कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी अपना चैनल शुरू कर देता है, अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता है. एक्चुअली पहले क्या था कि ये मेजर मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा था क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं. थोड़ा कॉमन एस्पेक्ट है गाड़ियों का. टीयर 2 टीयर 3 में उतने कॉमन नहीं है गाड़ियाँ. बट वहाँ पे भी क्या हुआ है कि डीलरशिप्स कनेक्ट हैं लोगों के. तो डीलरशिप पे जा जाके वीडियो बना रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें इन्वाइट आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो दे बिलीव कि वो सही जगह पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे, ये कुछ सालों बाद पता लगता है. तो फिर अब ये मतलब व्यूअर्स के लिए है ये कि अब कैसे पता लगे कि सोशल मीडिया पे हर जगह कोई ना कोई अपना ज्ञान दे रहा है, करेक्ट, कि भाई ये गाड़ी ले लो, ये गाड़ी अच्छी है, ये वाली गाड़ी में कोई भी नुक्स तो नहीं निकालता. तो वो 3-4 चीज़ें क्या होनी चाहिए जो यूज़र को या व्यूअर को एक फॉलोअर बनना है या किसी चैनल को फॉलो करना है, तो क्या देखना चाहिए उसको? पहले तो गाड़ी की खुद की नॉलेज होनी चाहिए. अच्छा. और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी भी रिव्यूअर को जज नहीं कर सकते कि ये सही बोल रहा है कि नहीं. तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप 10-12 वीडियो देखोगे, आप समझ जाओगे. हर किसी का अपना पैटर्न होता है काम करने का. तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सच बोलता है, झूठ बोलता है, या एटलीस्ट झूठ नहीं बोल रहा है तो चीज़ें क्लियर रख रहा है, नहीं रख रहा है, वो वाला एस्पेक्ट है. और इन केस आप नहीं ऑटोमोबाइल की उतनी ज़्यादा नॉलेज रखते तो बेस्ट पॉलिसी ये है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की. और अगर अपने मन की गलत निकली फिर? मन की मतलब एज एन, अगर आप जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरे से इन्फ्लुएंस मत हो, खुद डिसीजन लो, अपने पीयर्स से लो, अपने पेरेंट्स से लो. आपके क्लोज में कोई तो होगा जो आपको गाड़ी को लेके गाइड कर सके. पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. जैसे मैं बोलता हूँ मैंने अभी तक कभी गाड़ी खरीदी नहीं, मैंने 3-4 टेस्ट ड्राइव करी, मेरा बजट भी वही 10-15 लाख से ऊपर जाता नहीं है. ठीक है. बट मैं कंफ्यूज रहता हूँ, फिर क्या करूँ? मान लो 15 लाख के अंदर 5 गाड़ियाँ आती हैं, पाँचों को मैं तो यही बोलूँगा कि पाँचों बढ़िया हैं. कहीं ना कहीं हमें भी ब्रांड से गाड़ी चलानी है, मल्टीपल गाड़ियाँ चलानी है. हाँ ठीक है, अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मेरे व्यूअर्स ये समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या वर्ड्स आ रहे हैं. बट वो लॉन्ग प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देखी और आप समझ जाओगे राहुल मल्होत्रा क्या कहना चाहता है. तो वो वाला एस्पेक्ट अलग है. अदरवाइज कोई भी रिव्यूअर आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई ये एक एक्स गाड़ी है और ये कभी मत खरीदियो. हाँ, ये क्यों नहीं बोलते? बस ये नहीं बोल सकते क्योंकि रिलेशन बिल्ड करके रखना है, आगे काम करना है उनके साथ ही. तो फिर व्यूअर को सच्चाई कैसे पता लगेगी? सच्चाई पता लगने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, इंस्टाग्राम पे डीएम करो. किसको? जिस भी रिव्यूअर को आप फॉलो करते हो. ठीक है. नॉट ऑल विल रिप्लाई, हाँ, बट कुछ रिप्लाई करते हैं, जैसे मैं पर्सनली करता हूँ. हाँ. और वहाँ पे क्योंकि वो पब्लिक डोमेन नहीं है, 1-to-1 चैट हो रही है, चाहे वो चैट पब्लिक में कोई कर दे, बाद में शेयर हो जाए, कुछ हो जाए, बट 1-to-1 में हम लोग बता देते हैं कि क्या आपको एक्चुअली लेना चाहिए और क्या नहीं. काफ़ी लोग कंसल्टेशन वगैरह कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन.
क्योंकि पब्लिक डोमेन में आके हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई ये गाड़ी तो बिल्कुल बकवास है। अच्छा, और अगर मान लो ये चैट लीक हो गई और किसी ओईएम को अच्छा नहीं लगा, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया, फिर क्या कुछ टाइम में पीआर वगैरह चेंज हो जाते हैं, अच्छा, तो अगेन प्रोसेस स्टार्ट्स, रिलेशन बिल्डिंग, गाड़ियाँ। तो मतलब फिर से वो साइकिल शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग। सो राहुल, हमारे पास 10-15 क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजा था ठीक है। ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल। सो सबसे पहले मतलब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पूछा गया है, सब कार वाले मार्केटिंग करते हैं और भयंकर मार्केटिंग करते हैं। सब यही बोल रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ी ले लो, मेरी गाड़ी ले लो, ये बेस्ट है, ये वो बेस्ट है। तो कार खरीदते वक्त ये मार्केटिंग सराउंड साउंड से कैसे बचे? सिंपल स्ट्रेट फॉर्मेट है, मार्केट मूव हो गई है फीचर्स की तरफ। पहले आती थी गाड़ियां, अब आती हैं फीचर वाली गाड़ियां। आप किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल उठाओगे आपको 36 फीचर देखने को मिल जाएंगे, जबकि पहले के अगर बेस मॉडल्स की बात करें तो उनमें पावर विंडो तक भी नहीं होती थी। करेक्ट। तो ये फीचर्स वाले जंजाल में नहीं फंसना चाहिए एक्चुअली, और ये मार्केट गलत तरफ मूव हो रही है। काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आप ले लेते हो पर आप कभी यूज नहीं करते। सनरूफ इज वन ऑफ देम। अच्छा, ऑटो एसी भी अगर आपकी गाड़ी में नहीं है, एसी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप ऑटो का बटन दबा रहे हो या नॉब घुमा रहे हो। स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, हाथ तो आपका लग ही रहा है, अब आप हाथ से बटन दबा लो या चाबी घुमा लो। कीलेस एंट्री, चाबी से खोल लो जब चाबी अंदर जाके लगानी है या बटन दबाना ही है। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा काम के नहीं है और कंपनियों को भी गिनवाने होते हैं फीचर्स। जैसे कुछ ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उनका कोई भी आप नया लॉन्च देखोगे तो वो क्लियर मार्क करके रखते हैं, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स, बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स। तो वो गाड़ियाँ बिकी फीचर्स के दम पे रही हैं। गाड़ियाँ जनरली हमें खरीदनी चाहिए इंजन के बेस पे, माइलेज के बेस पे, प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि फैमिली को कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। बट लोग देख रहे हैं ये फीचर है टेक, ये फीचर है टेक, परचेज कर लेते हैं। मुझे जो लग रहा है अब गाड़ियाँ फोन की तरह बिक रही हैं। जैसे होता है ना फोन ए फोन बी, कि ये स्क्रीन इतनी बड़ी है, इसमें इतनी मेगाहर्ट्ज की बैटरी है, जबकि आपको करना क्या है, वही फोटो खींचनी है, वही बात करनी है, वही वीडियो बनानी है, क्वालिटी किसी को नहीं पता लगती है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब बट स्टिल ये जो मार्केटिंग, जब आपके ऊपर इतना सारा प्रेशर आता है कि भाई सब बोल रहे हैं अच्छी है, आपको टीवी पे भी दिख रहा है, रेडियो पे भी चल रहा है, प्रिंट ऐड आ रही है, कोई सेलिब्रिटी बोल रहा है कि हाँ मैं यही चलाता हूँ, तो उसमें उस कंफ्यूजन या जंजाल से कैसे बचे? मत देखो, क्योंकि अपना प्रोडक्ट अपना बच्चा तो हर कोई बढ़िया ही बताएगा। तो किसी भी ब्रांड की और किसी भी रिव्यूअर की ये नहीं सुननी कि ये बेस्ट है। आप मान लो आपका बजट है, आपने सेगमेंट डिसाइड करो सबसे पहले। लोग यहाँ गलती करते हैं, एसयूवीज की तरफ सारी भीड़ भाग रही है, जबकि आज से 10-20 साल पहले रोड्स बहुत बेकार होती थी, तब लोग सेडान चलाते थे। करेक्ट। और आज रोड्स बेहतर हो गई, आप लोग एसयूवी चलाते हैं। तो एसयूवी की भीड़ की तरफ नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एसयूवीज जितनी भी मार्केट में आ रही हैं सारी ओवर प्राइस्ड है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बताऊं तो 4 मीटर की एक सेगमेंट होती है गाड़ियों के अंदर जो सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं जिसकी, उस सेगमेंट के अंदर मारुति की 3-4 गाड़ियां फॉल करती हैं। पहली है बलिनो, जिसका प्राइस बैंड है 7 से 11-12 लाख रुपए। उसके बाद फ्रॉन्क्स जो लगभग 8 से 14-15 लाख रुपए जा रही है, और उसके बाद ब्रेजा है, ये भी 9 लाख से शुरू हो रही है और अगेन वही 16-1 लाख रुपए जा रही है। अब तीनों गाड़ियां सेम लेंथ की हैं और आपको कुछ बहुत ज्यादा ऑफर नहीं कर पा रही हैं, मतलब कंपेयर अगर आप इन्हीं 3 गाड़ियों को करोगे, बट स्टिल इनमें प्राइस गैप क्यों है? सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ती जा रही है, हर ग्राउंड क्लियरेंस के रेस के साथ 1 लाख रुपए रेज हो रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप थोड़ी सी ऊंची गाड़ी के लिए लाख रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हो। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ऊंची गाड़ी के लिए लाख रुपए एक्स्ट्रा, फीचर तो दे के वही हैं। अगर हम एक XYZ ब्रांड की बात करें, जैसे मारुति की हम बात कर रहे हैं, मैं खुद भी एक बलिनो ओन करता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो फीचर्स तो आपको वही मिलने हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी या कुछ अलग मिल जाएगा। चलो ब्रेजा को अगर इसमें से हटा भी दो, लेट्स कंपेयर बलिनो एंड फ्रॉन्क्स। बलिनो पे बेस्ड ही एक एसयूवी है फ्रॉन्क्स। तो जब बलिनो 7 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए की है, तो आप 1 लाख रुपए ज्यादा फ्रॉन्क्स के किस लिए दे रहे हो? डिजाइन के लिए। वही इंजन, वही स्पेस, सब कुछ वही फीचर्स, बस क्लैडिंग चेंज कर दी थोड़ी सी। इंटरेस्टिंग। सो सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया ये, सेफ्टी का मतलब क्या है आजकल? इज इट एयरबैग्स, इज इट रीइंफोर्स्ड चैसी, एंड अकॉर्डिंग टू यू जब सेफ्टी की बात चले तो 2 या 3 या एक ऐसी कौन सी फीचर होता है वो होना चाहिए हर गाड़ी में? तो सेफ्टी का एस्पेक्ट आजकल बहुत ज़्यादा
मार्केट में इन है, और 5 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग की गाड़ियाँ एकदम लॉट आ रहा है मार्केट में। कोई 1 स्टार 2 स्टार तो रह ही नहीं गई आजकल। मारुति को भी देखोगे तो आप अगेन 5 स्टार हो चुकी हैं, उनकी गाड़ियाँ भी आनी स्टार्ट हो गई हैं। और ये रेटिंग्स वाला सिस्टम मुझे तो पर्सनली, इतनी गाड़ियाँ चलाता हूँ, फेक लगता है। क्योंकि मतलब हर ब्रांड की गाड़ी, अब एक गाड़ी मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं ओन कर रहा हूँ, और उसी की कंपैरिजन में आती है डिज़ायर, तो उसके अंदर 5 स्टार रेटिंग है। दोनों को रेगुलरली चलाने के बाद कोई ऐसा फ़र्क नहीं लगा मुझे कि मेरी गाड़ी के पास कोई रेटिंग नहीं है और इस गाड़ी के पास 5 स्टार है, व्हाट्स द डिफरेंस। वो तो ठुकने के बाद पता वो लगेगा। ठुकने के बाद पता लगेगा। करेक्ट। तो स्टार रेटिंग पे तो बिलीव नहीं रखता। सेफ्टी फीचर्स की जहाँ तक बात है, उन पे थोड़ा सा बिलीव ज़रूर है। जैसे पहले गाड़ियों के अंदर ABS EBD ब्रेक असिस्ट वगैरह नहीं आता था, तो इन केस ऑफ सडन ब्रेकिंग वगैरह वो गाड़ियाँ रुकती नहीं थी और क्रैश हो जाती थी। तो अब एटलीस्ट ये फीचर्स स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो बेहतर हो गया है लोगों के लिए। और आजकल के ड्राइवर्स भी कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी कहीं भी ब्रेक मार देता है, कहीं भी रुक के खड़ा हो जाता है। मनमानी चल रही है बेसिकली लोगों की। और उसके अलावा ड्राइविंग एटिकेट्स, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ वाला बिलीव है मेरा तो। और एयरबैग्स की जहाँ तक बात है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी लगी सकती है, तो जितने ज़्यादा एयरबैग्स उतना बेहतर। और आजकल काफ़ी कंपनियों ने 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो मेजरली जो फीचर स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं वो तो एक अच्छा एस्पेक्ट है। बट एक टाटा लेके या एक एक्स ब्रांड लेके जो आपको 5 स्टार रेटिंग दे रही है, ऐसा नहीं है कि आप उससे सेफ ही बाहर निकलोगे। प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है क्योंकि टेस्टिंग हुई है, बट ऐसा नहीं है कि आप एक 0 स्टार वाली से बाहर नहीं निकलोगे और 5 स्टार से सेफ आओगे। इज दैट बिकॉज यू ओन अ बलिनो इसलिए? नहीं, बलिनो तो एक्चुअली मैंने सिटी यूज़ के लिए ली है। और हाईवे पे एक्चुअल में ऐसी गाड़ियाँ मारुति जैसी नहीं चलानी चाहिए। बट कॉमन पब्लिक की अगर बात करें, चलो हमारे पास तो ऑप्शन है। अब मैंने बलिनो ली है, मैं सिर्फ ऑफिस आता जाता हूँ और थोड़ा बहुत दोस्तों में चला जाता हूँ। मुझे कहीं ट्रिप पे जाना है, किसी भी ब्रांड से गाड़ी मांगता हूँ, गाड़ी लेता हूँ, चला जाता हूँ। तो मेरे लिए तो वो मैटर क्लोज है। बट मान लो आपके पास बलिनो है, तो आप तो उसी पे ही पहाड़ों पे जाओगे, उसी पे ही ऑफिस जाओगे, हर जगह आपको उसी गाड़ी पे जाना है। तो उस एस्पेक्ट में बेटर है कि एक थोड़ी सी सेफर कार। अब मैं मारुति जैसी अनसेफ भी नहीं और टाटा जैसी एकदम सेफेस्ट ब्रांड भी नहीं रिकमेंड करता जो बिक ही सिर्फ सेफ्टी के नाम पर ही है। बट स्कोडा वॉक्सवैगन बीच में एक ऐसा सॉफ्ट पॉइंट है जहाँ पे कहीं ना कहीं सेफ्टी भी मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती है, सही से चलाओ तो माइलेज भी मिल जाती है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं नज़र बना सकते हैं लोग। अंडरस्टूड। सो आई मीन आपने बड़ी फीचर्स की बात करी कि फीचर्स ABCD होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। हमारे एक व्यू ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि आजकल रोड रेज बहुत हो रहा है एंड इंश्योरेंस में बड़ी दिक्कत आती है कभी बार, जैसे मान लो कुछ लग गई गाड़ी एंड ऑल ऑफ दैट। वो कह रहे हैं कि भाई बाकी फीचर्स को मारो गोली, ठीक है, सिर्फ डैश कैम होना चाहिए फ्रंट एंड बैक। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि गाड़ी जब भी खरीदो तो डैश कैम तो मैंडेटरी होना चाहिए? डैश कैम एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि डैश कैम जिनके पास है, इवन आप यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखोगे जो सेफ्टी की डेडिकेटेड बनाते हैं, तो डैश कैम लोग एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर यूज़ कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग वीडियोस। वो वीडियो बनाने का प्रोडक्ट नहीं है, वो सेफ्टी एस्पेक्ट है। कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाए, कहीं आपने चालान पुलिस वाले को जस्टिफाई कर दिया कि देख मैंने तो येलो पे क्रॉस करी थी, कहीं आपकी गाड़ी गलत किसी ने आके मार दी, कोई पीछे से खड़ी में मार गया, उस चीज़ों के लिए है। बट इंडिया में जो चीज़ जिसके लिए होती है वो उस हिसाब से यूज़ नहीं होती है। तो होना तो चाहिए बट सही तरीके से यूज़ भी होना चाहिए। ऐसा कोई और फीचर जो आपको लगता है कि भाई हर गाड़ी में ये होना ही चाहिए, ये 2 फीचर होने ही चाहिए? वेंटिलेटेड सीट्स, क्योंकि दिल्ली NCR में ज़्यादा रहता हूँ, ये एक ऐसा फीचर है जो ये सनरूफ, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एटलीस्ट मेरे लिए। और मुझे नहीं लगता कि जितने तरह की, जितनी सेगमेंट की, जितने अलग अलग साइजेस की गाड़ी मैं डेली लाइफ में चेंज करता हूँ, इतना कोई भी करता होगा। तो ये एक ऐसा फीचर है जो जिस गाड़ी में होता है उसमें तो मज़ा आता है, बट जिसमें नहीं होता मैं जेन्युइनली मिस करता हूँ। बाकी अगर बात करें कुछ बेसिक एस्पेक्ट की, तो कुछ गाड़ियों में आर्मरेस्ट मिसिंग है, बट ये थोड़ी सी आदत की बात है मेरी, क्योंकि मेरे को आदत पड़ी हुई है आर्मरेस्ट की। तो जिसमें नहीं होता एक वो मेरे को मिसिंग चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है। अदरवाइज तो आजकल बेसिक फीचर्स तो आप किसी भी गाड़ी का चाहे बेस मॉडल उठा लो, कोई ऐसी कमी नहीं लगेगी आपको कि चीज़ कम है। बिफोर वी क्लोज द पॉडकास्ट, लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने आई गेस 100-150 गाड़ियाँ चला ली होंगी बड़े आराम से, कभी गिनती नहीं है ना? गिनती नहीं करी। एक्सीलेंट।
ऐसी कौन सी 3 गाड़ियाँ थी जो आपने चलाई और मतलब यू जस्ट फेल इन लव विद दोस कार्स? टॉप 3। टॉप 3, एक तो ऑल्टो चलाने में बहुत मज़ा आता है। ऑल्टो? ऑल्टो। अच्छा। और नए ज़माने की गाड़ियों में बात करें तो ऑल्टो अब कॉमेट हो चुकी है। हाँ। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ छोटा चलाएं। कभी कभार मौका मिलता है छोटी गाड़ियाँ चलाने का, और जब भी चलाने को मिलती हैं बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में से जो ईज़ मिलती है इन गाड़ियों के अंदर, स्पेशली जैसे कॉमेट वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक भी हो गई हैं। ऑल्टो के अंदर उतना ऑटोमेटिक का बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं है, तो छोटी गाड़ी चलाने में एक अलग मज़ा आता है। क्योंकि रास्ते से बिल्कुल चिपके हुए हो, कहीं से भी निकल जाते हो, तो response बहुत बिल्कुल कन्वीनियंस मिलती है बेसिकली। उसके अलावा मैं पिकअप ट्रक्स का फ़ैन हूँ। हाईलक्स हो गई, अपनी isuzu हो गई, इंडिया के अंदर तो यही है, इंटरनेशनली बहुत कुछ अवेलेबल है। तो उस एस्पेक्ट से भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जब उन गाड़ियों का मैं फ़ैन हूँ, तो ये ऑल्टो कॉमेट तो ऐसा लगता होगा क्या है ये खिलौना। हाँ, तो इसीलिए एक प्लान है मतलब फ्यूचर के लिए कि कभी हाईलक्स के अंदर कॉमेट रख के चलानी है। डिवाइडर पे हाईलक्स खड़ी कर देनी है, जहाँ ट्रैफिक मिले कॉमेट उतार के चलो। उसका मतलब लगा सकते हैं, वेट इतना है? वेट तो ले ही लेगी टोयोटा, रिलायबिलिटी। चलो परफेक्ट। एंड यू लास्ट थर्ड वाली गाड़ी? लास्ट एक परफॉर्मेंस कार होनी चाहिए। अब वो परफॉर्मेंस हर किसी के लिए अलग है कि किसे कितनी परफॉर्मेंस चाहिए, किसने क्या चलाया है लाइफ में, बट एक 2 लीटर के आसपास का पेट्रोल इंजन हो, 250 bhp दे दे, रेयर व्हील ड्राइव हो तो और अच्छा। तो कौन सी? कोई भी बीमर मिल जाए, दैट्स एनफ। परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट राहुल। आपसे बात करके काफ़ी चीज़ें पता लगी, एंड आई एम श्योर अगले वाले जब हम आपको बुलाएंगे तो हम यूज़र्स से बोलेंगे कि और क्वेश्चंस हमें भेजिए, सो दैट वी कैन आस्क द राइट एक्सपर्ट्स, कि एक्सपर्ट्स की जो वैल्यू एडिशन है, कि आप जब गाड़ी खरीदते हो, ओनरशिप जो भी दिक्कतें आती हैं, तो आपको कोई एक्सपर्ट बता सके कि आपको गाड़ी कैसे खरीदनी है, कैसे रखनी है। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।